गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज जो हम पढ़ेंगे यह क्लास 6 एनसीईआरटी की हिस्ट्री की पुस्तक है, जिस पुस्तक का नाम है हमारे अतीत। और इस हमारे अतीत का अध्याय 4 पढ़ेंगे। अध्याय 4 पुस्तक का अध्याय 4 का शीर्षक है क्या बताती हैं हमें किताबें और कब्रें। अध्याय 4 का क्या शीर्षक है कि क्या बताती हैं हमें कि क्या बताती हैं हमें किताबें और कब्रें। क्लियर हुआ कि आज किताबों और कब्रें हमें क्या बताती हैं। इसका अध्ययन हम अध्याय 4 के अंतर्गत करने जा रहे हैं। अब देखें ये किस तरह से यहाँ से एनसीईआरटी से यूपीएससी, बीपीएससी या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में प्रश्न कैसे यहाँ से पूछे जाते हैं, किस तरह से यहाँ से हम प्रश्न निकालते हैं, किन चीज़ों पर हम फोकस करेंगे, कहाँ से हमारे प्रश्न बनेंगे, इस अध्याय को पढ़ाते हुए हम आपको समझाएंगे कि कैसे यहाँ से प्रश्न जो है आपके प्रीलिम्स एग्जाम, यूपीएससी, बीपीएससी या अन्य एग्जामों के प्रीलिम्स में पूछे जाते हैं। और एनसीईआरटी के जब तैयार कर लेते हैं तो किसी भी एग्जाम को क्रैक करना, किसी भी एग्जाम में सफलता पाना आपके लिए कितना आसान हो जाता है। और आपको यह भी समझ में आने लगती है कि यदि किसी एग्जाम का स्टैंडर्ड जो है, एग्जाम की योग्यता 11th रखा है, 12th रखा है, और यदि पूछता है, कहता है कि 10th स्टैंडर्ड के प्रश्न पूछे जाएंगे, तो आपको बिल्कुल ये समझ में आता है कि हमें क्लास 6 की एनसीईआरटी समझ में आनी चाहिए, 8 की आनी चाहिए, 7 की आनी चाहिए। और आपके लिए ये कोई भी एग्जाम की तैयारी बहुत जो है सरल हो जाती है। तो आज हम ये समझने का प्रयास करेंगे कि कॉम्पिटिटिव एग्जामों में क्लास 6 की एनसीईआरटी से किस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं, और ऐसे यदि प्रश्न पूछे जाएं तो हम कैसे इसे सॉल्व करने में, इसे हल करने में जो है सब सफलता प्राप्त करें। तो आते हैं हम बिल्कुल अपने टॉपिक पर। यह है कि जैसे ही पुस्तकालय में मेरी नाम की बच्ची है और यह अपने पुस्तकालय में जाती है। इसकी कहानी थोड़े से समझें। जैसे ही घंटी बजी, शिक्षक ने छात्रों को अपने साथ आने को कहा। आज वे पहली बार पुस्तकालय जा रहे थे। मेरी ने देखा कि पुस्तकालय उसकी कक्षा से काफ़ी बड़ा था और वहाँ किताबों से भरे कई रैक थे। कोने में एक अलमारी थी जो मोटे मोटे किताबों से भरी थी। मेरी को एक अलमारी खोलने की कोशिश करते देख शिक्षक ने कहा, उस अलमारी में अलग अलग धर्मों से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण किताबें हैं। क्या तुम्हें मालूम है कि हमारे पास वेदों का भी एक संग्रह है। मेरी सोचने लगी, वेद क्या हैं, चलो पता लगाएं। अब देखें, मेरी अब वेद सोचती है कि वेद क्या हैं और वह पता लगाना शुरू करती है। अब इस अध्याय का जो है, ये अध्याय कौन सा है, क्या बताती हैं हमें किताबें और कब्रें। तो इस अध्याय का जो पहला टॉपिक है वह है दुनिया के प्राचीन ग्रंथों में एक, यानी दुनिया के जो प्राचीन ग्रंथ हैं उसमें एक जो ग्रंथ है उसका अध्ययन करने जाते हैं। अब देखेंगे हम कि वह कौन सा एक ग्रंथ है। देखें, शायद शायद तुमने वेदों के बारे में सुना होगा। वेद 4 होते हैं। कौन कौन से? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। ये चारों वेद दुनिया के प्राचीनतम ग्रंथों में से एक हैं। क्लियर हुआ? सबसे पुराना वेद ऋग्वेद है। कौन है? सबसे पुराना वेद ऋग्वेद है, जिसकी रचना आज से लगभग 3500 साल पहले हुई। यदि 3500 साल पहले कहने का मतलब हुआ कि आज से लगभग कब हुआ है, किस बीसी में हुआ, तो 1500 बीसी में इसकी रचना हुई। ऋग्वेद में 1000 से ज्यादा प्रार्थनाएं हैं। क्या है ऋग्वेद में? क्या है, आपसे प्रश्न पूछता है कि क्या है, तो इसमें प्रार्थनाएं हैं जिसे सूक्त कहा जाता है। इन प्रार्थनाओं को क्या कहा जाता है? सूक्त कहा जाता है। अब सूक्त का मतलब क्या होता है? अच्छी तरह से बोला गया, अच्छी तरह से बोले जाने वाले को सूक्त कहते हैं। ये सूक्त ये विभिन्न देवी देवताओं की स्तुति में रचे गए थे। ये जो प्रार्थनाएं थी, ऋग्वेद में जो प्रार्थनाओं की रचना की गई है या जिन सूक्तों की रचना की गई है, ये किस लिए रचे गए थे? तो विभिन्न देवी देवताओं के सम्मान में इसकी रचना हुई थी। इनमें 3 देवता महत्वपूर्ण थे। कौन कौन ऋग्वेद के में महत्वपूर्ण देवता हैं? इंद्र हैं, अग्नि हैं और सोम है। अग्नि, इंद्र और सोम है। अग्नि आग के देवता हैं। क्लियर हुआ?
इंद्र, बार बार पूछना है अग्नि किसके देवता थे, तो आग के। इंद्र युद्ध के देवता हैं। और सोम, सोम एक पौधा है जिसे एक खास पेय बनाया जाता था, इसके देवता कौन थे, तो सोम थे। तो आप यहाँ तक बिल्कुल समझ गए। अब देखेंगे कि वैदिक प्रार्थनाओं की रचना ऋषियों ने की थी। ये जो वैदिक प्रार्थनाएं थी, इसकी रचना, इसके लेखक कौन है, तो ऋषि थे। आचार्य विद्यार्थियों को उन्हें अक्षरों, शब्दों और वाक्यों में बांटकर सस्वर पाठ द्वारा कंठस्थ करा देते थे। अब देखें कि ये जो रचनाएं हुई थी प्रार्थनाओं की, सूक्तों की, इसे जो आचार्य थे, गुरुदेव थे, गुरु होते थे, वो इस छात्रों को सस्वर, विद्यार्थियों को सस्वर पाठ कराकर, कैसे, सस्वर पाठ कराकर इसे कंठस्थ करा देते थे। अधिकांश सूक्तों की रचना सिखाने और सीखने वाले पुरुषों ने ही की। ज़्यादातर जो सूक्त थे, प्रार्थनाएं थी, उसकी रचना या तो जो सिखाने वाले गुरु थे उन लोगों ने की, या जो विद्यार्थी होते थे वो किया करते थे। कुछ प्रार्थनाओं की रचना महिलाओं ने भी की। अब देखिए ऋग्वेद की जो प्रार्थनाएं थे, जो सूक्त थे, कुछ सूक्तों की रचना महिलाओं ने भी की थी। और ऋग्वेद एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी कैसे जाता था, गुरु लोग इसे सस्वर पाठ कराकर बच्चों को रटा दिया करते थे। ऋग्वेद की भाषा प्राकृत क्या थी, प्राकृत संस्कृत या प्राक संस्कृत या वैदिक संस्कृत थी। यदि आपसे बार बार इससे प्रश्न काफी पूछे जाते हैं कि ऋग्वेद की भाषा क्या, तो प्राक संस्कृत या वैदिक संस्कृत थी। तुम जैसे कि आप स्कूल में जो संस्कृत, तुम स्कूल में जो संस्कृत पढ़ती हो, उससे यह भाषा थोड़ी भिन्न थी। आज जो आप संस्कृत जो पढ़ते हैं, यह लौकिक संस्कृत है। इस लौकिक संस्कृत से कहते हैं, या इससे वैदिक संस्कृत या प्राक संस्कृत की जो भाषा है वो बिल्कुल अलग थी। अब आगे देखते हैं। अब इसके विषय में थोड़ा सा भाषाओं के विषय में समझेंगे, संस्कृत और अन्य भाषाओं के विषय में समझने का प्रयास करते हैं इस टॉपिक के तहत। अब देखिए, संस्कृत भाषा भारोपीय भाषा परिवार का हिस्सा है। संस्कृत भारोपीय भाषा यानी भारतीय और यूरोप में जो भाषाएं बोली जाती हैं उसे भारोपीय भाषा कहते हैं। तो संस्कृत इसी भारोपीय परिवार की भाषा है। क्लियर हुआ। आपसे एक प्रश्न पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सी भाषा भारोपीय परिवार की है या नहीं है, तो आप ध्यान दें कि जो भारत और यूरोप में भाषा बोली जाती है उसे भारोपीय भाषा कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए समझें कि जैसे असमिया, गुजराती, हिंदी, कश्मीरी, सिंध, एशियाई भाषाएं, फारसी, यूरोपीय भाषाएं जैसे अंग्रेजी, फ्रांसीसी, जर्मन, यूनानी, इतालवी, स्पेनिश आदि, ये सभी भाषाएं भारोपीय भाषा परिवार की भाषाएं हैं। ऐसे ही उन्हें एक भाषा परिवार इसलिए कहा जाता क्योंकि आरंभ में उनमें कई शब्द एक समान थे। क्यों इसे एक भाषा परिवार की, प्रारंभिक दौर में जब इन भाषाओं को देखते हैं तो इनके कई सारे शब्द एक जैसे थे। जैसे संस्कृत का मातृ शब्द और हिंदी का माँ शब्द और अंग्रेजी का मदर शब्द एक ही शब्द से शुरू होता है, मौ से। ठीक है, तो इस तरह से जिन भाषाओं में प्रारंभिक दौर में समानताएं थीं, इसे एक परिवार की भाषा समझा गया। अब देखिए, क्या एक प्रश्न है कि क्या तुम्हें उनमें कोई समानता नजर आती है। पूछता है कि क्या ये जो भारोपीय भाषाओं के जो था मातृ, माँ, मदर, क्या इसमें समानता आती है। तो हमने देखा कि म जो है, म, ये सब भाषाओं के शब्दों का आरंभिक शब्द है। तो इस तरह से जिन भाषाओं में समानता मिलती है उसे भारोपीय भाषा, भारतीय यूरोपीय भाषा या एक परिवार की भाषा भी कहते हैं। अब देखिए, उपमहाद्वीप में दूसरे भाषा परिवार की भी भाषाएं बोली जाती हैं। उदाहरण के लिए पूर्वोत्तर प्रदेशों में, ठीक है, तिब्बत बर्मा वाले क्षेत्र में तिब्बत बर्मा परिवार की भाषा बोली जाती है। उसी तरह से दक्षिण भारत में द्रविड़ परिवार की भाषा बोली जाती है। जैसे द्रविड़ परिवार में भाषा आती है तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, द्रविड़, ये सब भाषाएं द्रविड़ परिवार की भाषाएं कही जाती हैं। अब यहाँ देखेंगे कि
झारखंड में एक भाषा बोली जाती है जिसे ऑस्ट्रो एशियाटिक परिवार की भाषा वो कहते हैं। ऑस्ट्रो एशियाटिक परिवार की भाषा कहाँ बोली जाती है? तो झारखंड में। अब कह रहा है उन भाषाओं की सूची बनाओ जिनके बारे में तुमने सुन रखा है, उनके भाषा परिवार को पहचानो। अब कुछ भाषा आप बनाएं, प्रैक्टिस करें और उनके भाषा परिवार को दर्शाएं कि ये किस भाषा परिवार की भाषाएं हैं। तो आपने देखा कि एक है भारोपीय भाषा है, भारतीय और यूरोप में बोली जाने वाली भाषा। भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में तिब्बत और बर्मा में जो भाषा बोली जाती है उसे पूर्वोत्तर भाषाएं बोल कहते हैं। दक्षिण भारत में द्रविड़ भाषा परिवार की भाषाएं बोली जाती है और झारखंड में ऑस्ट्रो एशियाटिक परिवार की भाषा बोली जाती है। अब आपसे एग्जाम प्रश्न पूछता है कि निम्नलिखित में से कौन सी भाषा भारोपीय परिवार की भाषा है। अब आपको लगता है कि ये क्या पूछ लिया, आपने तो ऑब्जेक्टिव पढ़ते हुए या किसी का नोट्स पढ़ते हुए या कोई गाइड पढ़ते हुए इस तरह से आपके अंदर समझ ही डेवलप नहीं हुई। जब आप यहाँ देखें हैं, ये एनसीईआरटी गागर में सागर है, बहुत छोटी छोटी बातें और व्यवस्थित ढंग से आपको समझाने का प्रयास करता है। तो अब समझ में आया। यदि आपसे पूछे कि निम्नलिखित में से कौन सी भाषा जो है पूर्वोत्तर में बोली जाती है, जैसे तिब्बत और बर्मा क्षेत्र में बोली जाती है, अगर पूछे कि निम्नलिखित में से कौन सी भाषा द्रविड़ भाषा परिवार की भाषा है या नहीं है, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम। ऐसे ही पूछे प्रश्न कि झारखंड में किस परिवार की भाषा बोली जाती है, ऑस्ट्रो एशियाटिक, ज़्यादातर किस परिवार की भाषा बोली, ऑस्ट्रो एशियाटिक। अब समझ में आया किस तरह से आपसे प्रश्न कॉम्पिटिटिव एग्जामों में यहाँ से पूछे जाते हैं और कैसे आपकी जो समझ का स्तर है ये किताबें बढ़ा देती हैं। अब आगे देखेंगे कि हम जिन किताबों को पढ़ते हैं वे लिखी और छापी गई हैं। जैसे आज जिन किताबों को हम पढ़ते हैं वो या तो लिखित गई हैं या छापी गई हैं, हैंड रिटेन हैं, या उसकी जो है प्रिंटेड हैं। ऋग्वेद का उच्चारण किया जाता था। ऋग्वेद का क्या किया जाता था? उच्चारण। जैसे पहले ही हम पढ़ लिए कि ऋग्वेद का उच्चारण कराकर, स्वस्वर पाठ कराकर जो है गुरु लोग विद्यार्थियों को उसे कंठस्थ करा देते थे। लेकिन उस समय क्या था कि एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक यह ज्ञान सस्वर कंठस्थ याद करके ही जाता था। उस समय लिखने और जो है छापने की कोई व्यवस्था नहीं होती थी। तो इसीलिए इस ऋग्वेद को हम श्रुति वेद कहते हैं, क्योंकि यह वेद श्रवण करके, कैसे उच्चारण किया जाता और श्रवण किया जाता था, न कि इसे पढ़ाया जाता। रचना के कई सदियों बाद इसे पहली बार लिखा गया। बहुत दिनों बाद जब इसकी रचनाएं हो गई, तो बहुत जब प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत हो गई, जब लेखन कला आ गया, तब इसे बहुत दिनों बाद लिखा गया। लेकिन प्रारंभ में इसे जो है सस्वर पाठ कराकर कंठस्थ करा दिया जाता था। छात्र इसे उच्चारण कर कर और श्रवण कर कर सीखता था। इसीलिए वेदों को जो है श्रुति साहित्य भी कहते हैं। अब आगे हम पढ़ेंगे। ये प्रथम टॉपिक के तहत हम लोगों ने पढ़ा। अब इसका दूसरा टॉपिक है कि इतिहासकार ऋग्वेद का अध्ययन कैसे करते हैं। जो इतिहासकार है अपनी ज़रूरत के अनुसार इस ऋग्वेद का प्रयोग किस तरह से करते हैं, इसके विषय में अब हम समझेंगे। कि इतिहासकार पुरातत्ववेताओं की तरह ही अतीत के बारे में जानकारी इकट्ठी करते हैं, लेकिन भौतिक अवशेषों के अलावा वे लिखित स्रोतों का भी उपयोग करते हैं। जो इतिहासकार हैं वो पुरातत्वविदों की तरह ही जो है अतीत की जानकारी इकट्ठा करते हैं, लेकिन इतिहासकार भौतिक अवशेषों के अलावा, जैसे कि कुछ वस्तुएं उनके द्वारा प्रयोग की गई थी, उनके अलावा लिखित स्रोत, जो भी लिखित स्रोत थे, उनका भी उपयोग करते हैं इतिहास लेखन में। चलो देखते हैं कि ऋग्वेद का अध्ययन कैसे करते हैं। अब ये चलो देखते हैं कि ऋग्वेद का अध्ययन इतिहासकार इतिहास लेखन में कैसे करते हैं। तो ऋग्वेद के कुछ सूक्त वार्तालाप के रूप में हैं। ऋग्वेद के कुछ ऐसे सूक्त हैं जो वार्तालाप दिखाया गया है कि दो व्यक्ति आपस में बात कर रहे हैं। अब देखेंगे कि विश्वामित्र नामक ऋषि और देवियों के रूप में पूजित दो नदियों
ब्यास और सतलज के बीच यह संवाद एक है ऐसा ऐसी ही सूक्त का अंश है। अब देखेंगे कि हम देखते हैं कि ऋषि विश्वामित्र जो है ऋग्वेद के ऋषि रचयिता, तीसरे मंडल के रचयिता माने जाते हैं। तो विश्वामित्र और ऋग्वेद में कुछ वर्णित नदियां हैं जो पूजित थीं, जैसे ब्यास और सतलज के बीच एक संवाद होता है। किसके? ब्यास नदी और सतलज नदी के बीच और सतलज नदियों और विश्वामित्र के बीच एक संवाद होता है, जिसे हम आगे देखेंगे। अब देखिए ये थोड़ा सा संवाद सुने कि क्या है ऋषि विश्वामित्र और ये संवाद। तो विश्वामित्र कहते हैं, हे नदियों, आप अपने बछड़ों को चाटती हुई दो दमकती गाय की तरह दो फुर्तीले घोड़ों की चाल से पहाड़ों से नीचे आओ। क्या कहते हैं? सतलज और ब्यास से बात कर रहे हैं विश्वामित्र। कहते हैं, हे नदियों, अपने बछड़ों को चाटती हुई दो दमकती गायों की तरह दो फुर्तीले घोड़ों की चाल से पहाड़ों से नीचे आओ। इंद्र द्वारा दी हुई शक्ति से स्फूर्त तुम रथों की गति से सागर सागर की ओर बह रही हो। तुम जल से परिपूर्ण हो और एक दूसरे से मिल जाना चाहती हो। नदियाँ क्या कहती हैं अब से ने कि जल से परिपूर्ण हम देवताओं के बिना रास्ते पर देवताओं को बनाए रास्ते पर चलती हैं। एक बार निकलने पर हमें रोका नहीं जा सकता। हे ऋषि, तुम हमसे प्रार्थना क्यों कर रहे हो? अब देखें कि ब्यास और सतलज नदी से प्रार्थना करते हैं विश्वामित्र कि आप जो पहाड़ों से बाहर आओ। किस तरह से आओ ये भी आपने देखा। उसके बाद से देखें, आगे देखेंगे कि विश्वामित्र फिर कहते हैं, हे बहनों, मुझ गायक की प्रार्थना सुनो। मैं रथों और गाड़ियों सहित बहुत दूर से आया हूँ। कृपा करके अपने जल को हमारे रथों और गाड़ियों की धुरियों के ऊपर न उठाओ, ताकि हम आसानी से उस पार जा सकें। ये विश्वामित्र की प्रार्थना है। आगे नदियाँ क्या कहती हैं? हम तुम्हारी प्रार्थना सुनेंगे, जिससे तुम सब सुरक्षित उस पार जा सकते हो। ये नदी और विश्वामित्र की संवाद हैं। इतिहासकार यह बताते हैं कि यह प्रार्थना उस क्षेत्र की में रची गई होगी जहाँ ये नदियाँ बहती हैं। वे यह भी समझते हैं कि जिस समाज में ऋषि रहते थे वहाँ घोड़ा, अब देखें कि क्योंकि इसमें घोड़े की चर्चा है, गायों को बहुत महत्व दिया जाता था, इसीलिए नदियों की तुलना घोड़े और गायों से की गई। बात समझ में आया कि इतिहासकार अब इस पंक्ति का, इस संवाद का किस तरह से उपयोग करते हैं। अब देखें कि क्या तुम्हें लगता है कि रथ भी महत्वपूर्ण थे? अपने जवाब के लिए कारण बताओ। प्रार्थना की पंक्तियों को दोबारा पढ़कर यह बताओ कि उनमें परिवार के लिए किन किन साधनों का उल्लेख है। ऋग्वेद की प्रार्थनाओं में अन्य दूसरी नदियों, खासकर सरस्वती, सिंधु की सहायक नदियों का भी जिक्र है। गंगा यमुना का उल्लेख सिर्फ एक बार हुआ है। गंगा और यमुना का उल्लेख एक बार हुआ है। बार बार एग्जाम में प्रश्न यहाँ से पूछे जाते हैं कि ऋग्वेद में किन नदियों का उल्लेख है। सिंधु का है, सरस्वती का है और गंगा यमुना से प्रश्न पूछे। तो ऋग्वेद में गंगा और यमुना का उल्लेख कितने बार है? एक बार है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब इसको देखें, थोड़ा सा इसको समझने का प्रयास करेंगे कि यहाँ कह रहा है कि ऋग्वेद की ये क्या है? ऋग्वेद की पांडुलिपि है
पांडुलिपियों का एक पन्ना है। भुर्ज वृक्ष की छाल पर लिखी यह पांडुलिपि कश्मीर में पाई गई थी। यह भोज वृक्ष के छाल पर यह पांडुलिपि लिखी गई है और ये कहाँ पाई गई थी? तो कश्मीर में। लगभग 150 वर्ष पहले ऋग्वेद को सबसे पहली बार छापने के लिए इसका उपयोग किया गया था। आज से लगभग 150 साल पहले कश्मीर में भोजपत्र के पन्ने पर ऋग्वेद को लिखने का प्रयास किया गया था। समझ में आ गया आपको? अब देखें, पहले ऋग्वेद को सबसे पहली बार छापने के लिए इसका उपयोग किया गया था। इसी पांडुलिपि को देखकर अंग्रेजी अनुवाद तैयार हुआ। यह पांडुलिपि पुणे महाराष्ट्र के एक पुस्तकालय में है। अब देखिए, इसी पांडुलिपि को देखकर ऋग्वेद का अंग्रेजी अनुवाद है तैयार किया गया था। और यह पांडुलिपि जो कश्मीर से मिली थी, आज कहाँ पे है? तो यह पुणे के एक ग्रंथालय में सुरक्षित रखी गई है। अब देखें, इससे संबंधित जो तीसरा टॉपिक है, मवेशी, घोड़े और रथ। अभी तक अपने पुस्तकों के विषय में देखा, पुनः देखा कि इतिहासकार इन पुस्तकों का प्रयोग कैसे करते हैं। ठीक है, वेद का प्रयोग कैसे करते हैं इतिहास लेखन में। अब आज पढ़ें, तीसरा टॉपिक है मवेशी, घोड़े और रथ। ऋग्वेद में मवेशियों, बच्चों, खासकर पुत्रों और घोड़ों की प्राप्ति के लिए अनेक प्रार्थनाएं हैं। ऋग्वेद में पुत्र और घोड़े की प्राप्ति के लिए बहुत सारी प्रार्थनाएं हैं। घोड़ों को लड़ाई में रथ खींचने के काम में लाया जाता था। ज़्यादातर इनका काम क्या था कि युद्ध होता था, उस समय ये रथ खींचते थे। इन लड़ाइयों में मवेशी जीत कर लाए जाते थे। अब ऋग्वैदिक काल में जो लड़ाइयाँ अक्सर होती थी, बार बार आपसे प्रश्न पूछता है तो किसके लिए होती थी? तो मवेशियों के लिए होती थी। ये लड़ाइयाँ, ये युद्ध किस लिए होते थे? मवेशियों के लिए। और इसमें मवेशियों को जीत कर लाया जाता था। यहाँ से बिल्कुल ध्यान दें, ज़्यादातर ऋग्वैदिक युद्ध के क्यों होते थे प्रश्न पूछता है, तो मवेशियों के लिए होते थे। लड़ाइयाँ वैसे जमीन के लिए भी लड़ी जाती थी। प्रथम थी मवेशी, दूसरा कारण होता था जमीन। जहाँ अच्छे चारागाह हो या जहाँ पर जौ जैसी जल्दी तैयार हो जाने वाली फसलों को उपजाया जा सकता हो। कुछ लड़ाइयाँ पानी के स्रोतों और लोगों को बंदी बनाने के लिए भी लड़ी जाती थीं। तो लड़ाइयों के मुख्य कारण जान गए। सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण लड़ाई का कारण पशु चोरी, ठीक है, मवेशियों को जीतने की जरूरत इसके लिए होता था। दूसरी, ज़्यादातर कुछ भूमि क्षेत्र जिससे चारागाह प्राप्त होता था और उस पर जौ की कृषि होती थी, इसके लिए होता था। और पानी के लिए भी इस समय एक वार होता था। क्लियर? अब आगे देखें कि युद्ध में जीते गए धन का कुछ भाग सरदार रखते थे। ठीक है, युद्ध का जो नेता होता था उसमें जीते गए कुछ रख लेते थे तथा कुछ हिस्सा पुरोहितों को दिया जाता था। सरदार और कुछ हिस्सा पुरोहितों को दिया जाता था। शेष धन आम लोगों में बांट दिया जाता था, जनता में बांट दिया। कुछ धन यज्ञ करने के लिए भी उपयुक्त होता था। ठीक है, यज्ञ की आग में आहुति दी जाती थी। ये आहुति देवी देवताओं को दी जाती थी। अनाज और कभी कभी जानवरों की आहुति भी यज्ञों में दी जाती थी। अधिकांश पुरुष इन युद्धों में भाग लेते थे। कोई अस्थाई सेना नहीं होती थी। अब पूछता है कि ऋग्वैदिक काल में क्या सेना अस्थाई होती थी? ऋग्वेद में अस्थाई सेना का वर्णन नहीं, या ये युद्ध के समय ये सेना तैयार हो जाती और पुनः युद्ध समाप्ति के बाद सभी सैनिक अपने योद्धा अपने अपने घर चले जाते। सेना अस्थाई सेना नहीं होती। क्लियर? अस्थाई होती थी, लेकिन लोग सभाओं में मिलते जुलते थे। अब एक ऋग्वैदिक संस्था थी जिसे सभा कहते थे। तो लोग अक्सर सभाओं में जाते और चर्चाएं करते, बात करते, अपनी आवश्यकताओं पर बातें करते और युद्ध और शांति के विषय में सलाह विमर्श होते रहता। आप इस सभा का महत्व देखें कि सभा में यदि किसी क्षेत्र से युद्ध करना होता, इस पर विचार विमर्श होता। यदि उससे के साथ समझौता करना होता तो सभा में बैठकर ये
उस क्षेत्र के लोग विचार विमर्श करते। वहाँ ये ऐसे लोगों को अपना सरदार चुनते थे जो बहुत ही कुशल योद्धा होता था। अब ऋग्वैदिक काल में जो सरदार किसे चुना जाता था, अपना नेता ये किसे चुनते थे, जो काफी योद्धा होता था और युद्ध में इन्हें विजय दिलाता था। क्लियर हुआ? तो इस टॉपिक के अंतर्गत हमने ये समझने का प्रयास किया कि ज़्यादातर उस काल में युद्ध किस लिए होते थे और जो युद्ध का नेता कौन होता था, युद्ध के नेता का चुनाव कैसे होता था, सभा जैसी संस्था होती थी, इसका महत्व क्या होता, इन सारी चीज़ों को इस टॉपिक के अंतर्गत हम लोगों ने समझा। अब देखिए, लोगों की विशेषता बताने वाले शब्द। अब लोगों की विशेषता बताने वाले कुछ शब्द हैं, इसको भी ध्यान। लोगों का वर्गीकरण काम, भाषा, परिवार या समुदाय के निवास स्थान पर या सांस्कृतिक परंपराओं के आधार पर किया। लोगों का जो वर्गीकरण था उनके काम, भाषा, परिवार या समुदाय, निवास स्थान, सांस्कृतिक परंपराओं के आधार पर किया जाता था। ऋग्वेद के लोगों की विशेषता बताने वाले कुछ शब्दों को देखें। ऐसे दो समूह हैं जिनका वर्गीकरण काम के आधार पर किया गया है। पुरोहित, दो समूह हैं। पुरोहित, ऋग्वैदिक काल में जो वर्गीकरण हुआ था समाज का, कैसे हुआ था? काम के। पुरोहित, जिन्हें कभी कभी ब्राह्मण कहा जाता था, तरह तरह के यज्ञ और अनुष्ठान कराते थे दूसरे लोग थे। राजा, पहला व्यक्ति था पुरोहित जो यज्ञ कराता, जिसे कभी कभी ब्राह्मण भी कहते थे, और दूसरा व्यक्ति राजा होता था। क्लियर? अब आगे देखेंगे। ये राजा वैसे नहीं थे जिनके बारे में तुम बाद में पढ़ोगे। यानी कि आजकल जो आप मोनार्की सिस्टम में जिन राजाओं के विषय में पढ़ा, ये राजा वैसे नहीं हुआ करते थे। ये न तो बड़ी राजधानियों और महलों में रहते थे, न इनके पास सेना थी, न ही ये कार नहीं ये कर वसूलते थे। प्रायः राजा की मृत्यु के बाद उसका बेटा अपने आप ही शासक नहीं बन जाता था। अब देखिए, ये प्रारंभिक जो राजा थे, न ये कर वसूल करने का इनको अधिकार था, न इनके बड़े बड़े महल होते थे, न राजधानी होती थी, न इसके पास अस्थायी सेना होती थी, न यह कर वसूलता था। प्रारंभिक राजा कैसे होते थे कि न उसके पास सेना होती थी, न वह कर वसूलता था, न राजधानी होती थी, न बड़े बड़े महल होते थे, और न ही यह पोस्ट वंशानुगत होता था। यानी कि ऐसा भी नहीं होता था कि राजा की मृत्यु के बाद राजा का बेटा शासक बनता था। तो कैसे होते थे ये राजा? फिर आगे देखें। जनता या पूरे समुदाय के लिए दो शब्दों का इस्तेमाल होता था। एक था जन, जनता के लिए क्या कहते थे? जन, जिसका प्रयोग हिंदी व अन्य भाषाओं में आज भी होता है। दूसरा था विष, जिसे वैश्य शब्द निकलता है। जो जनता या समुदाय के लिए जन और विष दो शब्द का प्रयोग होता था। इस विषय पर तुम अध्याय 5 में विस्तार से, अब जन और विष के विषय में, ये राजनीतिक संस्थाएं हैं, इसके विषय में हम अध्याय 5 में विस्तार से पढ़ेंगे। अब देखें, ऋग्वेद में विष और जनों के नाम मिलते हैं, इसलिए हमें पुरुजन या विष, भरतजन या विष, यदुजन या विष जैसे कई उल्लेख मिलते हैं। ऋग्वैदिक काल में कुछ जनों या विषों का नाम है, जैसे पुरु, भरत, यदु जैसे, ये प्रारंभिक विषों के नाम हैं। अब देखें कि ये कहता है तुम्हें इनमें से कोई नाम जाना पहचाना लगता है। बिल्कुल लग रहा है, भरत। यही हमने प्रारंभिक क्लास में पढ़ा था कि यह भारत के उत्तर पश्चिम क्षेत्रों में एक जन बसा हुआ था जिसे भरत कहते थे, और इसी के आधार पर भारत का नाम जो है भारत पड़ा था। इसी जन कबीले के नाम पर भारत का नाम भारत देश पड़ा। तुम्हें
इसका आंसर प्राप्त हुआ। जिन लोगों ने इन प्रार्थनाओं की रचना की वे कभी कभी खुद को आर्य कहते थे। अब देखें कि ये ऋग्वेद की जो रचनाएं किए ये अपने आप को क्या कहते थे, आर्य कहते थे, तथा अपने विरोधियों को विरोधियों को दास कहते थे। क्या कहते थे, या दस्यु कहते थे। क्लियर हुआ कि ऋग्वेद में जिन लोगों ने ऋग्वेद की रचनाएं की ये आर्य थे, और जो इनसे बाहर के लोग थे इसे ये दास या दस्यु कहते थे। दस्यु वो लोग थे, बिल्कुल ध्यान देंगे, जो यज्ञ नहीं करते थे। यहाँ से प्रश्न आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण पूछे जाते हैं, ठीक है। तो दस्यु उन लोगों को कहते थे जो यज्ञ नहीं करते थे और शायद दूसरी भाषा बोलते थे, इनके समान वो भाषा भी नहीं। बाद के समय में दास स्त्रीलिंग और स्त्रीलिंग दासी शब्द का मतलब गुलाम हो गया। पहले ऐसा नहीं था। आर्य से जो बाहर थे उसे आर्य माने उसके परिवार के नहीं थे, उसके समाज के नहीं थे, उसे आर्य दास या दस्यु कहते, और ये आर्यों से अलग भाषाएं बोलते, आर्यों से अलग इनकी संस्कृति होती थी। लेकिन आगे चलकर दास और दासी स्त्रीलिंग रहा और दास पुरुष के लिए प्रयोग होता था। यह इसका मतलब गुलाम हो गया। दास वे स्त्री और पुरुष होते थे जिन्हें युद्ध में बंदी बनाया जाता था। प्रारंभिक दास दस्यु कौन थे, जो आर्यों से अलग होते थे, आर्यों की भाषा नहीं बोलते, उसे आर्य दास और दस्यु कहते थे। लेकिन आगे चलकर इस दासी का मतलब, दस्यु का मतलब गुलाम हो गया, और ये युद्ध बंदी में प्राप्त लोग होते थे। इन्हें उनके मालिकों की जायदाद माना जाता था। इन गुलामों को उनके मालिकों की संपत्ति माना जाता था। जो भी काम मालिक चाहते थे उन्हें वह सब करना पड़ता था। क्लियर हुआ कि जो मालिक चाहते थे। अब आगे ये प्रारंभिक दौर में दास दस्यु आर्यों से बाहर के लोग, आर्यों से अलग परिवार भाषा बोलने वाले लोगों को दास दस्यु कहते थे। लेकिन आगे चलकर दास और दासी ये जो है गुलाम का कंसेप्ट हो गया। इससे जो उसका मालिक होता था, उस दास का, वो उससे जो चाहे वह कराता था और उसकी इच्छा पर ही वह काम करते थे। जिस युग में उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम में ऋग्वेद की रचना हो रही थी, उसी समय दूसरी जगहों पर एक अलग तरह का विकास हो रहा था। देखो वहाँ क्या हो रहा था। अब ये है कि आगे हम देखेंगे कि जिस समय ऋग्वेद की रचना हो रही थी उसी समय भारत के अन्य हिस्सों में ये ऋग्वेद की रचना भारत के उत्तर पश्चिम में, यानी आज के जो है सिंधु और उसकी सहायक नदियों का क्षेत्र है, उसी क्षेत्र में हो रहा था। लेकिन भारत के अन्य हिस्सों में भी एक अलग कहानी चल रही थी, एक अलग तरह का विकास हो रहा था। उसे अब समझेंगे हम। यह खामोश प्रहरी कहानी पाषाणों की। अब देखें कि दूसरे तरफ जो स्थिति चल रही थी वो महापाषाणों की संस्कृति चल रही थी। इधर समझेंगे। ये भारत के उत्तर पश्चिमी हिस्से के विषय में हमने समझा। अब आगे देखते हैं कि ये शिलाखंड महापाषाण, महा मीन्स बड़ा और पाषाण मीन्स पत्थर, तो बड़े पत्थर वाले जो संस्कृति थी उसे महापाषाण नाम दिया गया। जानते हैं ये पत्थर दफन करने की जगह पर लोगों द्वारा बड़े करीने से लगाए गए थे। ये लोगों को दफनाकर कब्रों पर बड़े बड़े पत्थर लगाए गए थे। जिन क्षेत्रों में ये प्राप्त हुआ, उसे महापाषाणिक संस्कृति कहा गया। ये पत्थर दफन करने की जगह पर लोगों द्वारा बड़े करीने से लगाए गए थे। महापाषाण कब्रें बनाने की प्रथा लगभग 3000 साल पहले शुरू हुई थी। कितने साल पहले शुरू हुई थी? लगभग 3000 साल पहले शुरू हुई थी। यानी आज से 3000 वर्ष पहले साल कहने का मतलब है कि 1000 BC, कब? 1000 BC में ये महापाषाणी कब्रें हुई थी। क्लियर हुआ? यह प्रथा शुरू हुई। यह प्रथा कहाँ शुरू हुई थी भारत में? दक्कन, दक्षिण भारत, उत्तर पूर्वी भारत, दक्कन में, उत्तर पूर्वी भारत में और कश्मीर में प्रचलित थी।
अब महापाषाणिक संस्कृति के अवशेष कहाँ कहाँ से प्राप्त हुए? तो दक्कन से, यानी दक्षिण भारत में कर्नाटक वाले हिस्से से, दक्षिण भारत, दक्कन, उत्तर पूर्वी भारत और कश्मीर से में ये व्यवस्थाएं प्रचलित थीं। कुछ महत्वपूर्ण महापाषाणिक पुरास्थल मानचित्र 2 में दिखाए गए हैं। कुछ महापाषाण जमीन के ऊपर भी दिख जाते हैं, कुछ महापाषाण जमीन के भीतर दिखते थे। यानी कुछ कब्रें जमीन के ऊपर बनाई जाती थी, जमीन के ऊपर बनाकर उस पर विशाल पत्थर लगा दिए जाते थे, और कुछ जमीन के अंदर बनाई जाती थी और उसे पुनः मिट्टी से ढक दिया जाता था। तो आप महापाषाणिक स्थलों के विषय में समझें। अब मानचित्र जो है में कुछ स्थलों को दिखाया गया है। अब यहाँ पे थोड़ा सा देखते हैं कि कई बार पुरातत्वविदों को गोलाकार सजाए हुए पत्थर मिले हैं। कई बार अकेला खड़ा हुआ पत्थर मिलता है। यही एकमात्र प्रमाण है जो जमीन के नीचे कब्रों को दर्शाते हैं। देखेंगे ये प्रमाण है, जमीन के नीचे ये कब्रें बनी हुई हैं, कहते पत्थर से बनी हुई है, इसके चारों तरफ पत्थर लगे हुए हैं और पुनः ये पत्थर से ढककर मिट्टी से ढक दी जाती थी। महापाषाण के निर्माण के लिए लोगों को कई तरह के काम करने पड़ते थे। हमने जो कार्यों की सूची बनाई है उन्हें क्रमबद्ध करो। गड्ढे खोदना, शिलाखंडों को ढोकर लाना, बड़े पत्थरों को तराशना और मरे हुए को दफनाना, इस तरह से जो है लोग कार्य करते होंगे। अब यहाँ देखेंगे कि ऊपर इस तरह के महापाषाण को ताबूत, ठीक है, सावधान शिष्ट कहा जाता है। यहाँ दिखाए गए शिष्ट में एक पोर्ट होल, बड़ा सुराख है जो शायद पत्थरों से बने हुए कमरे में जाने का रास्ता है। अब देखेंगे कि इन सब कब्रों में कुछ समानताएं हैं। सामान्यतः मृतकों को खास किस्म के मिट्टी के बर्तनों के साथ दफनाया जाता था, जिसे काले, कैसे मिट्टी के बर्तन होते थे इनमें? काले लाल मिट्टी के बर्तन, ब्लैक एंड रेडवेयर, ठीक है, इन्हें क्या कहते हैं? इन महापाषाणिक जो है पूरा स्थलों में जो संस्कृति पाई गई, जो मिट्टी के बर्तन होते थे, कैसे होते थे? काले और लाल रंग के होते थे। इनके साथ ही मिले हैं लोहे के औजार और हथियार, घोड़े के कंकाल। क्या क्या मिल रहे हैं इनसे? लोहे के औजार, हथियार, घोड़े के कंकाल और सामान्य तथा पत्थर और सोने के गहने। क्लियर हुआ? महापाषाणिक स्थल के लोगों के साथ जो बर्तन दफनाए जाते थे, इनका अलग कैसे होते थे? काले और लाल मिट्टी के बर्तन बनते थे। सिंधु घाटी में जो इससे पहले जो चैप्टर पढ़े थे आरंभिक नगर, वहां देखा था आपने कि लाल जो है बर्तन पाए गए और उस पर काले रंगों से चित्रकारियां होती थी। क्लियर हुआ? अब देखें, आगे चलेंगे, इसके विषय में पढ़ेंगे फिर। क्या हड़प्पा के शहरों में लोहे का प्रयोग होता था? ये प्रश्न पूछा कि क्या महापाषाणिक काल में जो है लोहे का प्रयोग शुरू हो गया, क्योंकि कब्रों से हमें क्या प्राप्त होती हैं? तो इस काल के जो है मृदभांड और लोहे की कुछ वस्तुएं भी, औजार, अस्त्र शस्त्र प्राप्त होती हैं। लेकिन क्या पूछता है कि क्या हड़प्पा काल के शहरों में लोहे का प्रयोग होता था? महापाषाणिक नहीं। हड़प्पा काल के लोगों ने अभी लोहे का प्रयोग करना नहीं सीखा था। क्लियर हुआ? अब इसके बाद है महापाषाण कब्र से मिले लोहे के समान बाईं ओर। अब देखें कि ये कह रहा है कि ये लोहे के समान है, कुछ जो कब्रों से प्राप्त हुए हैं। बाईं ओर घोड़े के लिए समान, नीचे बाईं ओर कुल्हाड़ी, एक कुल्हाड़ी है और नीचे एक कटार है, ठीक है। ये सारी चीज़ें देखें, ये सब महापाषाणिक लोगों की कब्रों से प्राप्त हुई हैं। लोगों के सामाजिक असमानताओं के बारे में पता करना। अब देखें, हम उस काल के लोगों के जो
के बीच जो सामाजिक असमानताएं हैं इसके विषय में अब इस टॉपिक के अंतर्गत देखेंगे। पुरातत्वविद यह मानते हैं कि कंकाल के साथ साथ पाई गई चीज़ें मरे हुए व्यक्तियों की ही रही होंगी। कभी कभी एक कब्र की तुलना में दूसरी कब्र में ज़्यादा चीज़ें मिलती हैं। अब देखिए, ये महापाषाणिक काल में लोगों के बीच सामाजिक असमानताएं क्या थी, इसका पता कैसे पुरातत्वविद लगाते हैं। दूसरी कब्र में ज़्यादा चीज़ें मिलती हैं। मानचित्र 2 में ब्रह्मगिरी को खोजो। यहाँ एक व्यक्ति की कब्र में 33 सोने के मनके मिले हैं और शंख पाए गए हैं। दूसरे कंकालों के पास सिर्फ कुछ मिट्टी के बर्तन ही पाए गए यह या दफनाए गए। लोगों की सामाजिक स्थिति से में भिन्नता को दर्शाती हैं। अब देखिए कि एक कब्र मिली है ब्रह्मगिरी से। यह ब्रह्मगिरी कर्नाटक में है और इस कब्र से 33 सोने के मनके मिले हैं। ऐसा लगता है कि यह काफ़ी संपन्न व्यक्ति हुआ करता होगा और इसके साथ सोने के मनके दफनाए। कुछ ज़्यादातर जो कब्रें प्राप्त हुई उसमें सामान्य चीज़ें उनके साथ, जैसे कुछ मिट्टी के बर्तन दफनाए जाते और उसके कुछ औजार। ऐसे लगता है कि सामाजिक जो है असमानताएं उस दौर में थी। ये कब्रें सामाजिक असमानताओं को दर्शाती हैं। कब्रों में इस तरह के सामान जो उनके साथ रखे गए ये उसके सामाजिक स्तर को बतलाते हैं। लोगों की सामाजिक स्थिति से भिन्नता का दौर। कुछ लोग अमीर थे और कुछ लोग गरीब, कुछ लोग सरदार थे तो दूसरे अनुयायी। क्लियर हुआ। अब पुनः आगे आते हैं। क्या कुछ कब्रगाहें खास परिवारों के लिए थी। अब कहता है कि क्या कुछ ऐसा भी कब्र मिला जो ऐसे लगता था कि कुछ खास परिवार के लिए बनाई गई। कभी कभी महापाषाणों में एक से अधिक कंकाल मिलते हैं। कई महापाषाण में एक से अधिक यह दर्शाते हैं कि शायद एक ही परिवार के लोगों को एक ही साथ अलग अलग समय पर दफनाया गया था। बाद में मरने वाले लोगों को पोर्ट होल के रास्ते कब्रों में लाकर दफनाया जाता था। ऐसे स्थान पर गोलाकार लगाए गए पत्थर या चट्टान चिन्हों का काम करते थे, जहां लोग आवश्यकता अनुसार शवों को दफनाने ने दोबारा आ सकते थे। कुछ चिन्ह कर देते कि यहाँ एक ही परिवार के लोग एक चिन्ह लगा लेते कि यहाँ हमारे पूर्वज दफनाए गए हैं और उस परिवार से जो भी मरता वहीं पर लाकर उसे दफनाते, उसी कब्र में उसे भी दफना दिया जाता था। अब देखें, इनाम गांव के कुछ विशिष्ट व्यक्ति की कब्रें। अब हम देखेंगे कि इनाम गांव के कुछ विशिष्ट व्यक्तियों की कब्रों को हम यहाँ पर पढ़ेंगे। मानचित्र 2 में बार बार ये कर रहे हैं, आगे इस क्लास जब ये पूरा खत्म कर लेंगे तो मानचित्र 2 पर भी हम प्रकाश डालेंगे। ठीक है। मानचित्र 2 में इनाम गांव को खोजो। किसको? इनाम गांव को खोजो। यह भीमा की सहायक नदी, बिल्कुल याद रखेंगे, भीमा की सहायक नदी घोड़ के किनारे एक जगह है, बसा हुआ है। इनाम गांव कहाँ है? भीमा नदी की सहायक नदी घोड़ के किनारे बसा हुआ है। इस जगह पर 3600 से लेकर 2700 साल पहले लोग रहते थे। यहाँ वयस्क लोगों को प्रायः गड्ढे में सीधे लिटाकर दफनाया जाता था। वयस्क लोगों को गड्ढे में सीधा लिटाकर दफनाया, उसका सिर उत्तर होता था। दफनाने का तरीका बार बार एग्जाम पूछते रहते हैं कि उत्तर की ओर दफनाया सर रखता है और दक्षिण की तरफ पैर होता था। कई बार इन्हें घर के अंदर ही दफना दिया जाता था। कहाँ पे? इनाम गांव के लोगों में हम पाते हैं कि कब्रों को कैसे लोगों को दफनाते थे, उत्तर सिर और दक्षिण पैर करके। कई सारी जगहों पर हम देखते हैं कि घरों में ही जो व्यक्ति थे इन्हें दफनाए। ऐसे बर्तन जिनमें दफना दिया, ऐसे बर्तन जिनमें शायद खाना पानी हो, दफनाए गए शवों के पास रख दिए जाते थे। कुछ बर्तन भी इनके पास मिले हैं। ऐसा लगता है कि ये इसमें भोजन वोजन होता होगा, इनके भोजन करने के लिए इसे रख दिया जाता। एक आदमी को 5 कमरों वाले मकान के आंगन में 4 पैरों वाले मिट्टी के एक बड़े से संदूक में दफनाया गया था। बस्ती के बीच में बसा था। अब इनाम गांव से एक और साक्ष्य प्राप्त हुआ है कि एक आदमी को जो है 4 कमरों वाले घर के आंगन में दफनाया गया, उसे एक संदूक में रखकर दफना दिया गया था।
अब आगे देखते हैं। यह घर गांव के सबसे बड़े घरों में एक था। ये जो घटना प्राप्त हुई, यह घर गांव के सबसे बड़े घरों में से एक था। इस घर में एक अनाज का गोदाम भी था। 100 के पैर मुड़े हुए थे। अब ये सारी चीजें आपने देखा। क्या तुम्हें लगता है कि यह किसी सरदार का 100 है? अपने जवाब के कारण को बताएं। अब यहाँ देखेंगे, यहाँ इसको भी कुछ समझने का प्रयास करें। क्या बताते हैं हमें कंकालों के अध्ययन? अब देखें कि क्या बता अध्ययन जो है, कंकाल अध्ययन है, ये क्या बतलाता है हमें। तो छोटे आकार के आधार पर एक बच्चे और कंकाल को आसानी से पहचाना जा सकता है, लेकिन एक बच्चे और बच्ची के कंकाल के बीच कोई बड़ा फर्क नहीं होता। क्या हम यह पता लगा सकते हैं कि कंकाल किसी पुरुष का था या स्त्री का? कभी कभी लोग कंकाल के साथ मिले सामानों के आधार पर इसका अंदाज़ा लगाते हैं। उदाहरण के लिए, यदि कंकाल के साथ गहने मिलते हैं तो कई बार उसे महिला का कंकाल माना जाता था, लेकिन ऐसी समझ के साथ समस्याएं हैं। अक्सर पुरुष भी आभूषण पहनते थे। कंकाल का लिंग पहचानने का बेहतर तरीका उसकी स्त्रियों की जांच है। इस स्त्रियों की जांच है। चूंकि महिला बच्चों को जन्म देती है, इसीलिए उसका कटी प्रदेश या कुल्हा पुरुषों से ज़्यादा बड़ा होता है। ये समझ कंकालों के आधुनिक अध्ययन पर आधारित है। आज से लगभग 2000 साल पहले चरक नाम के प्रसिद्ध वैद्य हुए थे। उन्होंने चिकित्सा शास्त्र का एक चरक संहिता नामक किताब लिखी। कहते हैं कि मनुष्य के शरीर में 360 हड्डियां होती थी। यह आधुनिक शरीर रचना विज्ञान की 106 हड्डियों से काफ़ी ज़्यादा है। संभवतः चरक ने अपनी गिनती दांत, हस्तों से जोड़ और कार्टिलेज को जोड़कर यह संख्या बताई होगी। तुम्हारे अनुसार शरीर के बारे में उन्होंने इतनी विस्तृत जानकारी कैसे इकट्ठा की होगी? अब ये चीज़ें तो हम समझ गए। अब यहाँ फिर से इनाम गांव के लोगों के काम धंधे के विषय में देखेंगे। इनाम गांव में पुरातत्वविदों को गेहूं, जौ, चावल, दाल, बाजरा, मटर और तिलहन जैसे बीज मिले हैं। कई जानवरों की हड्डियां मिली हैं। कई हड्डियों पर काटने के निशान से यह अंदाज होता है कि लोग इन्हें खाते होंगे। गाय, बैल, भैंस, बकरी, भेड़, कुत्ता, घोड़ा, गधा, सूअर, सांभर, चितकबरा, हिरण, कृष्ण मृग, खरहा, नेवला, चिड़िया, घड़ियाल, कछुआ, केकड़ा और मछली की हड्डियां भी पाई गई हैं। ये सारी चीज़ें इनाम गांव से प्राप्त हुई हैं। ठीक है। ऐसे साक्ष्य मिलते हैं कि बेर, आंवला, जामुन, खजूर और कई तरह की रसभरी एकत्र की जाती थी। ये सारी चीज़ें, इन सारे साक्ष्यों के आधार पर हम यह ज्ञात करते हैं कि इनाम गांव के लोग इन सभी चीज़ों से परिचित होंगे और इनका उपयोग वह अपने भोजन में करते होंगे। अब देखें, कुछ अन्य चीज़ें यहाँ से समझेंगे। अन्यथा एटलस में चीन को देखो। लगभग 3500 साल पहले हम यहाँ की लेखन कला के सबसे पुराने उदाहरण पाते हैं। यह जानवरों की हड्डियों पर लिखा गया था। इन्हें भविष्यवाणी करने वाली हड्डियां कहा जाता है, क्योंकि यह मान्यता थी कि ये भविष्य बताती हैं। राजा लोग लिपिकारों से इन हड्डियों पर सवाल लिखवाते थे। क्या ये युद्ध जीतेंगे? क्या फसलें अच्छी होंगी? क्या उन्हें पुत्र होंगे? फिर इन हड्डियों से अलग आग में डाल दिया जाता था, जहां इनमें गर्मी से चटक कर दरारें पड़ जाती थीं।
भविष्यवक्ता इन दरारों को बड़े ध्यान से देखकर भविष्यवाणी करने की कोशिश करते थे, जैसा शायद तुम भी सोच रही होगी कि भविष्यवक्ता कभी कभी गलती भी करते थे। ये राजा शहरों में महल बनाकर रहते, उन्होंने बेशुमार दौलत इकट्ठी कर ली थी, जिनमें बड़े बड़े नक्काशी किए हुए कांसे के बर्तन शामिल थे, लेकिन ये लोहे का इस्तेमाल करना नहीं जानते थे। ये थोड़ी सी चीन के विषय में आपको बताया गया है यहाँ पर। अब देखें कि एक प्रश्न है, ये चैप्टर अब खत्म हो रहा है, इसमें एक प्रश्न का कह रहा है कि आप कल्पना करो, आप सोचो और आप सभी स्टूडेंट इस प्रश्न का आंसर देने का प्रयास करेंगे, जिससे आपकी समझ जो है बढ़ेगी। कह रहा है कि तुम 3000 साल पहले के इनाम गांव में रह कह रहा है तुम 3000 साल पहले के इनाम गांव में रहती हो। पिछली रात सरदार की मृत्यु हो गई। आज तुम्हारे माता पिता दफन की तैयारी कर रहे हैं। यह बताते हुए सारे दृश्य का वर्णन करो कि अंतिम संस्कार के लिए कैसे भोजन तैयार किया जा रहा है। तुम्हें क्या लगता है खाने में क्या दिया जाएगा? अब यह कह रहा है कि एक सरदार की मृत्यु हो गई है, समझो जो आपने पढ़ा इनाम गांव की घटनाओं के विषय में, तो उसके आधार पर आप इसे सोचें और इसका आंसर देने का प्रयास करें। अब आगे चलते हैं, कुछ महत्वपूर्ण तिथियां हैं इस चैप्टर से, उसे करते हैं। ये हैं, वेदों की रचनाएं प्रारंभ हुई थी, लगभग कब हुई थी? 3500 साल, सब जान गए हैं। महापाषाणों के निर्माण की शुरुआत कब हुई? तो 3000 साल पहले, यानी 1000 बीसी। क्लियर हुआ? वेद कितने बीसी में लिखे गए? 1500 बीसी। अब देखें, इनाम गांव के कृषकों का निवास, ठीक है, कब इनाम गांव में कृषकों ने रहना कब शुरू किया? तो आज से लगभग 36 से लेकर 27 साल पहले। कितने साल पहले? 36, ये बिल्कुल याद रखेंगे। चरक लगभग कितने वर्ष पहले आए थे? चरक संहिता लिखा, तो लगभग आज से 2000 साल पहले चरक ने चरक संहिता लिखी। अब कुछ प्रश्न कर लेते हैं। चरक ने चरक संहिता लगभग 2000 वर्ष पहले लिखी थी। इसके बाद से इनाम गांव में कृषकों का निवास, कृषकों की बस्ती कब शुरू हुई थी? तो आज से 3600 से लेकर 27 साल वर्ष पहले इनाम गांव में बस्तियों का। महापाषाणिक संस्कृतियां आज से लगभग 3000 साल पहले हुई थी। और प्रारंभिक जो है रचनाएं कब हुई वेदों की? तो लगभग 3500 साल पहले। निम्नलिखित को सुमेलित करें। आओ सीख लेते हैं सूक्त क्या है। तो सूक्त सजाए गए पत्थर को सूक्त कहते थे? नहीं। अनुष्ठान? नहीं। अच्छी तरह से बोला गया, युद्ध में प्रयोग किया गया गुलाम? नहीं। सूक्त उसे कहते थे अच्छी तरह से बोली जाने वाली ऋचाओं को, मंत्रों को सूक्त कहते थे। रथ क्या है? युद्ध में प्रयोग किया जाता था। रथ का प्रयोग किस में किया जाता था? युद्ध में। ये बिल्कुल आप समझ गए होंगे। इसके बाद से दास, ये गुलाम होते थे। महापाषाण सजाए गए पत्थर थे। क्लियर हुआ? तो आप लगा देंगे इसको। अब आगे चलते हैं। कह रहा है कि इसको फील करना है के लिए दासों का इस्तेमाल किया जाता था। तो कृषि कार्य के लिए दासों का इस्तेमाल किया जाता था, या घरेलू कार्यों के लिए ज़्यादातर दासों का इस्तेमाल किया जाता था। ख कह रहा है में महापाषाण पाए जाते थे। अब कह रहा है कि कब महापाषाण कब पाए जाते थे? तो आज से लगभग कितने साल पहले पाए गए? तो यह महापाषाण आज से लगभग 3000 वर्ष पूर्व पाए गए। ठीक है। जमीन पर गोले में लगाए गए पत्थर या चट्टान का काम करते थे। जमीन पर गोले में लगाए गए पत्थर या चट्टान कब्र का काम करते थे। किसका? कब्र का। पोर्ट होल का इस्तेमाल डॉट के लिए किया जाता था। तो एक ही परिवार के लोगों को दफनाने के लिए पोर्ट होल का निर्माण करते थे, और इसके माध्यम से जो है उस परिवार के जो भी लोग मरते, उसके माध्यम से उसी कब्र में उसे दफना दिया जाता। इनाम गांव के लोग खाते थे, क्या खाते थे? तो ये लो चावल, दाल, गेहूं, जौ, ये सभी चीज़ें, तिलहन की ये सभी चीज़ें ये खाते थे। मछली, ठीक है।
अब इसके प्रश्न हैं, आओ करके देखें, पता करें कि तुम्हारे विद्यालय में ये सारी चीज़ें, ये कुछ करने वाले प्रश्न हैं। तो ये प्रश्न आपने सॉल्व कर लिया। अब यहाँ हम थोड़ा सा मानचित्र पर प्रकाश डालेंगे। ये कह रहा है कि इनाम गांव, जो स्टूडेंट हमारे पिछली क्लासों को देखा, उसमें हम लोगों ने इन सभी वस्तुओं पर प्रकाश डाला था। तो आप मानचित्र अध्ययन उस वहाँ से करेंगे और इन नदियों के विषय में भी समझेंगे। तो आज हम लोगों ने अध्याय 4 को पूर्ण किया। इससे किस तरह से प्रश्न पूछे जाएंगे और कॉम्पिटिटिव एग्जामों में कैसे यहाँ से प्रश्न हम निकालें, किस तरह से हम इसे याद रखें, इन सारी चीज़ों को हमने यहाँ समझने का प्रयास किया है। अगली क्लास में हम अध्याय 5 को पढ़ेंगे। दैट्स ऑल। थैंक यू। धन्यवाद।